24 घंटे नहीं हुए हैं एनडी गठबंधन की सरकार बने, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद की शपथ लिए और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के काले कारनामों ने एक बार फिर सिर शर्म से झुका दिया है। और ये जो आरोप लग रहे हैं ये हम नहीं लगा रहे हैं, ये बीजेपी के अंदर से, संघ के अंदर से उनके नेता, उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक लगा रहे हैं। अब जो आरोप सामने आया है उसमें बीजेपी के नेता और उनकी आईटी सेल, जिसको मैं फेक न्यूज की फैक्ट्री कहती हूं, उसके सरगना अमित मालवीय पर आरएसएस के एक नेता ने यौन शोषण का गंभीर आरोप लगाया है। संघ परिवार के नेता हैं शांतनु सिन्हा, वो बीजेपी के बंगाल के पदाधिकारी राहुल सिन्हा के भाई हैं, एबीवीपी के सदस्य रह चुके हैं, हिंदू संघ के प्रमुख हैं। उनका कहना है कि बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय बंगाल में औरतों का यौन शोषण करते हैं और सिर्फ 5 सितारा होटलों में ही नहीं, बीजेपी के दफ्तर तक में ये काली करतूतें चलती हैं। उन्होंने बंगाली में ट्वीट करके, बांग्ला में ट्वीट करके यह भी लिखा है कि बीजेपी नेताओं में होड़ लगी हुई है औरतों की आपूर्ति करने की। उनका कहना है कि ये सब लोग मिलकर, और अमित मालवीय का नाम लेकर उन्होंने कहा है, औरतों का यौन शोषण करते हैं। ये आरोप कांग्रेस पार्टी का नहीं है, ये आरोप संघ के एक व्यक्ति का है जो बीजेपी से जुड़ा हुआ है। मैं जानना चाहती हूं, बीजेपी की आईटी सेल है या दरिंदों का जमावड़ा है? आपको याद होगा उत्तर प्रदेश के आईआईटी बीएचयू का वो गैंग रेप कांड, जिसमें सक्षम पटेल, कुणाल पांडे, आनंद चौहान जैसे लोगों का नाम आया था। ये सब शीर्ष नेतृत्व ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी के बड़े करीबी लोग, लेकिन ये बीजेपी की आईटी सेल के संयोजक, सह संयोजक और उसके सदस्य थे। तो दरिंदों का जमावड़ा है क्या बीजेपी की आईटी सेल? आज सवाल इस बात का है, आज सवाल इस बात का है कि बीजेपी की आईटी सेल में कैसे लोग हैं भाई? एक ध्रुव सक्सेना था, आईएसआई की मुखबिरी करते हुए पकड़ा गया था, हिंदुस्तान में मुखबिरी करता था आईएसआई के लिए। ये किन दरिंदों से, किन लोगों से भरा हुआ है बीजेपी की फेक न्यूज फैक्ट्री, बीजेपी की आईटी सेल? और बीजेपी में कितने महिला विरोधी लोग हैं भाई? हाथरस से लेके लखीमपुर, लखीमपुर से लेके उन्नाव, उन्नाव से लेकर चाहे वो उत्तराखंड की अंकिता भंडारी हो, चाहे वो गुजरात की बेटी बिल्किस बानो हो, चाहे वो इस देश की सबसे होनहार खिलाड़ी बेटियां हो, हर बार आरोपी बीजेपी का नेता। कभी कुलदीप सेंगर, तो कभी चिन्मय आनंद, तो कभी ब्रजभूषण, तो कभी अंकिता भंडारी का हत्यारा जिसके पिता बीजेपी के नेता है। कैसे लोगों से बीजेपी भरी पड़ी है? और सवाल इस बात का है कि इतने गंभीर आरोप आपके बड़े पदाधिकारी के खिलाफ लगे, लेकिन एक शब्द नहीं बीजेपी की ओर से, कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई उस पर एक्शन लेने की बात नहीं। तो आज सवाल इस बात का है कि सुई टपक सन्नाटे का सच क्या है? किसको बचाया जा रहा है? क्यों बचाया जा रहा है? किसके कहने पर बचाया जा रहा है? अगर इतना बड़ा आरोप किसी बीजेपी के बड़े पदाधिकारी पर लगा है तो बीजेपी का नेतृत्व क्या कर रहा है? नरेंद्र मोदी किस मुंह से महिलाओं की संरक्षण की बात करते हैं जब वो संरक्षण हर बार आरोपी को देते हैं? और ये महज संयोग नहीं है, महज संयोग नहीं है कि फिर से यौन शोषण का आरोप एक ऐसे व्यक्ति पर लगा जो सत्तारूढ़ दल में एक बड़े पद पर बैठा है।
जो प्रचार प्रसार का एक तरह से प्रमुख है, जो नैरेटिव बनाता है, इस व्यक्ति ने अपना इतिहास इनका खखोल लीजिएगा, इतने ऐसे व्यक्ति को ऐसे पद पर बिठाना यह बीजेपी का नैतिक दिवालियापन दिखाता है। यह वो व्यक्ति है जिसने खुलेआम पोर्नोग्राफी की बात करी है। यह वो व्यक्ति है जिसने विपक्ष के खिलाफ सार झूठ, मनगढ़ंत कहानियां, हर तरह के षड्यंत्र रचे हैं। राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को किनारे रखकर इसने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू तक को नहीं बख्शा। उनकी अपनी बहन और भतीजियों के साथ की फोटो को इसने दुष्प्रचार करके चलाया, लांछन लगाए। इस आदमी ने राहुल गांधी के बयानों को काट छाट कर उनकी छवि धूमिल करने का कुत्सित प्रयास किया। इस व्यक्ति ने तमाम मर्यादाओं को लांघते हुए सोनिया जी के खिलाफ, विपक्ष के तमाम नेताओं के खिलाफ दुष्प्रचार किया। कोई राजनीतिक मर्यादा, कोई राजनीतिक शुचिता इस आदमी ने नहीं रखी और एक ऐसी फेक न्यूज फैक्ट्री बना दी बीजेपी की, जो सिर्फ झूठ, सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां, मनोहर कहानियां रचती है, आधा सच और पूरा झूठ फैलाती है। तो आज हमारी मांग है कि आरएसएस के एक वरिष्ठ पदाधिकारी के इस बयान पर बीजेपी क्या कर रही है। हमारी मांग है कि एक निष्पक्ष जांच हो। हमारी मांग है कि सच सामने आए और हमारी मांग है कि जब तक जांच पूरी तरह से कार्रवाई ना हो जाए, सत्तारूढ़ दल के इतने बड़े पद पर एक ऐसा व्यक्ति नहीं बैठ सकता है जिस पर इतने बड़े यौन शोषण के गंभीर आरोप लगे हैं। मैं पूछना चाहती हूं, मंत्रालय आवंटन तो अभी बाकी है, लेकिन क्या कोई नया बाल विकास मंत्री जो भी बनेगा या बनेंगी, वो भी पहले वाली की तरह आंखों पर पट्टी और मौन व्रत रख लेंगी? इस देश में राष्ट्रीय महिला आयोग तो है, वो सिर्फ विपक्ष में जब कुछ होता है तो जागती हैं। इसका स्वतः संज्ञान नहीं लीजिएगा, नहीं जाइएगा कोलकाता, नहीं कीजिएगा कार्रवाई। आप महिलाओं के संरक्षण, उनके अधिकार, उनके सामर्थ्य, उनके संबल के लिए है, लेकिन आपने सिर्फ गंदी घिनौनी राजनीति की है। आज भी वक्त है, जाग जाइए। मेरा अपना मानना है कि कठोर कदम उठाने चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। हम मांग करते हैं निष्पक्ष जांच हो, और वो तभी संभव है जब इतने प्रभावशाली पद से वो व्यक्ति हटाया जाएगा, और ऐसे व्यक्ति को सजा भी मिलनी चाहिए, और उनको अपने पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। आई विल वेरी ब्रीफली मेक अ स्टेटमेंट इन इंग्लिश. It has come to light not by us, it has come to light by members of the Rashtriya Swayamsevak Sangh who are on record. A gentleman by the name of Shantanu Sinha, related to Rahul Sinha, an office bearer of the BJP in Bengal, a member of the ABVP, a prominent member of the RSS there, has said that the BJP IT cell head, the fake news factory that Mr. Amit Malviya runs, he has alleged that Mr. Amit Malviya has indulged in nefarious activities. He has indulged in sexual exploitation of women, not just in five-star hotels, but in BJP offices in Bengal. And the only thing that we seek of the BJP is justice for women finally. Whether it is Hathras or Lakhimpur or Shahjahanpur or our most decorated athletes or Uttarakhand or Bilkis Bano, the Prime Minister has consistently given political patronage and support to perpetrators of the crime. It's high time you stand with women. It's high time you stand with India's daughters. And unless and until you do not answer their plight, you have no business to be in power. The reality is, less than 24 hours after the Prime Minister has been sworn in, very, very serious charges of sexual exploitation have been leveled against a very prominent office bearer of the BJP, the head of its IT cell. But is it to anybody's surprise? The IIT BHU gang rape, if you remember,
And the three people involved, Saksham Patel, Kunal Pandey and Anand Chauhan, all members of the BJP IT cell, all extremely close to senior leaders of the BJP, including Narendra Modi. This is a pattern. It's a pattern, whether it's Kuldeep Singh Sengar or Chinmayanand or Brij Bhushan or Ankita Bhandari's murderer or those who were released, who killed and who gang raped Bilkis Bano and her family. It's a pattern. They're all BJP leaders and each one of them has been protected by Narendra Modi. And so today we seek the immediate removal of Amit Malviya from his position. It's an extremely influential position. It's a position of power, and there can be no independent inquiry. There can be no independent probe. There cannot be justice unless and until he doesn't get removed from his position. He cannot continue in that position of authority and influence if justice indeed has to be done. He is the same man who has perpetrated one lie after the other. He has not maintained any decency in public life. He has not even spared India's first Prime Minister, Nehru. He has publicized and maligned Nehru for images with his sister and his niece. He has cut and snipped Rahul Gandhi's media bites, his statements, his addresses. He has crossed every limit of morality and decency in public life when he leveled charges against opposition leaders. And a man like this is influential within the BJP system, and we want his immediate removal for independent probe to happen. We only hope that the Prime Minister will learn some lessons in the 63 seats that he lost. The Prime Minister will learn humility. The Prime Minister will learn that he cannot consistently stand with people who exploit women. And we hope that the new Minister for Women and Child Development is not going to be a mute bystander to women's plight. We do hope the National Commission for Women will finally find their voice, their conscience and their morality, and will take suo moto cognizance of this matter and will take the first flight available to Kolkata. That's what we demand. The justice can only be done if indeed this man is removed from his position of authority and power. आपके सवालों का स्वागत है. पहले मैं सुओ मोटो सवालों का जवाब दूंगी. शुक्ला नहीं सिन्हा जो आरोप लगाए हैं कि ऐसा सिर्फ 5 स्टार होटल नहीं, बंगाल के भाजपा कार्यालय में वो साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि बंगाल नेताओं में ऐसी प्रतियोगिता चलती है, कौन नेता कितनी अधिक लड़कियां आपूर्ति करते अच्छा पद हासिल करे. जी हाँ, और मुझे ऐसा लगता है कि ये आरोप विपक्ष के किसी नेता ने नहीं लगाए हैं, नहीं तो इस पे बीजेपी कहती कि हम विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं. ये आरोप संघ के एक बड़े पदाधिकारी ने लगाए हैं, जिसका भाई बीजेपी का पदाधिकारी है, जो बंगाल में है, जिसने बांग्ला में सब कुछ लिखा है. तो हम ये पूछना चाहते हैं कि बीजेपी किस चीज का इंतजार कर रही है? क्यों आपकी आईटी सेल ऐसे दरिंदों से, ऐसे देशद्रोहियों से, ध्रुव सक्सेना जैसे लोगों से, सक्षम पटेल जैसे लोगों से, अमित मालविया जैसे लोगों से भरी पड़ी है? इस देश की आधी आबादी आपसे पूछ रही है, 63 सीटें हारने के बाद क्या आपके अंदर की नैतिकता जागेगी? ये पूछना चाहती है इस देश की आधी आबादी, या फिर से एक आरोपी एक दरिंदे के साथ खड़े होकर उसको संरक्षण दीजिएगा? मैं जानना चाहती हूं, जो औरतों के नाम पर गंदी राजनीति करते हैं, क्या वो वहां जाएंगे? क्या इसका संज्ञान लेंगी नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन की चीफ, या आंखों पर पट्टी और मुंह में दही जमाए चुप और मौन व्रत ले लेंगी? आज सवाल इस बात का है. कोई और सवाल इस पर? मैम, 2 दिनों से टीएमसी भी इस मसले को उठा रही है और वहां पर राज्य में टीएमसी की सरकार भी है जो आपकी सहयोगी है. तो क्या अब तक इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई है, और क्या आप मांग करेंगी कि जांच के लिए इसमें अमित मालवीय की गिरफ्तारी हो? मेरा अपना मानना है कि बंगाल में जो सरकार है और जिसकी प्रमुख ममता बनर्जी जी हैं, वो जरूर इस मसले का संज्ञान ले रही हैं और जरूर इस पर कानूनी और पुलिस कार्रवाई होगी. अगर एक व्यक्ति इतने गंभीर आरोप लगा रहा है,
बीजेपी के एक प्रमुख पदाधिकारी पर, तो आपके सामने दो औचित्य हैं। या तो बीजेपी आए और पूरे दमखम के साथ कहे कि यह आरोप गलत है, हम इनको सिरे से खारिज करते हैं, जिसने आरोप लगाया है हम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे, करें मानहानि का दावा। या तो बीजेपी ये करे, या बीजेपी थोड़ी सी नैतिकता दिखाए, सामने आए और बोले गंभीर आरोप है, देश की आधी आबादी के खिलाफ है, आरोप बहुत संगीन है, जो व्यक्ति इतने इन्फ्लुएंशियल पद पर बैठा है पहले उनको उनके पद से मुक्त किया जाएगा, एक इंडिपेंडेंट जांच की जाएगी और उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। यही दो रास्ते हैं बीजेपी के पास। लेकिन बीजेपी की ओर से आपको सुई टपक सन्नाटा सुनाई दे रहा है, साए साए एक शब्द नहीं बोल रही है भारतीय जनता पार्टी। ना वो ब्रजभूषण पे बोलते हैं, ना वो कुलदीप सिंह सेंगर पे बोलते हैं, ना वो चिन्मयानंद पर बोले, ना वो हाथरस पे बोले, ना वो लखीमपुर के चीरहरण पे बोले, ना वो अंकिता भंडारी पर बोले, ना वो IIT BHU पर बोले, ना वो बिल्किस बानो पर बोले। लेकिन इस देश ने आपको दिखाया, इस देश की महिलाओं ने आपको दिखाया, आप जिसको अपनी जीत बनाकर चल रहे हैं वो निर्णायक नैतिक हार है, और बहुत कारणों से हुई। उसमें से एक कारण यह भी था कि आप इस देश की आधी आबादी के तिरस्कार में और हर वक्त संरक्षण आरोपियों को देने में खड़े होते हैं। कोई और सवाल इस पे? कोई और अन्यथा सवाल? रियासी में जो आतंकी हमला हुआ है, जिसमें तीर्थयात्रियों की, जिसमें कि कई लोगों की मौत हुई है, इस घटना को लेकर के आप लोगों की क्या मांग है? हम सबसे पहले तो अपनी श्रद्धांजलि उन सब लोगों को देते हैं जिनकी जान गई, उन सब परिवारों को हमारी संवेदनाएं, जो घायल हुए उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की हम प्रार्थना करते हैं। हम बिना लाग लपेट के एक बात डंके की चोट पर कहते हैं कि हिंसा और आतंकवाद के खिलाफ यह देश एकजुट होकर खड़ा है। कोई फर्क नहीं पड़ता किसकी सरकार है या नहीं है, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ हिंसा की लेश मात्र इस देश में जगह नहीं है, और हम उसकी भर्त्सना करते हैं और उनको कायर बुलाते हैं। श्रद्धालुओं की बस पर हमला करने वाले कायर हैं और कुछ नहीं। लेकिन इस बात की बहुत गहन चिंता है कि बड़े बड़े दावे और डींगे हाँकने वाले आज इस बात का भी जवाब देना पड़ेगा कि क्या है सुरक्षा व्यवस्था जम्मू कश्मीर की। पहले तो घाटी में ऐसी वारदातें होती थी, अब जम्मू में हो रही हैं। तो आज सवाल यह भी पूछा जाएगा कि आपने हिम्मत नहीं दिखाई चुनाव लड़ने में, आप श्रीनगर से भाग गए, आप बारामूला से भाग गए, आप अनंतनाग राजौरी से भाग गए, लेकिन आप अब बताइए कि कानून व्यवस्था इतनी ध्वस्त क्यों है? श्रद्धालुओं की इस निर्मम हत्या का जिम्मेदार कौन है? आज इस बात पर भी सवाल उठेगा। मैम, सुरेश गोपी हैं एकमात्र बीजेपी सांसद केरला से। उन्होंने कल ओथ ली और अब वो कह रहे हैं उनको फिल्मों में काम करना है और कंटिन्यू नहीं करना है मिनिस्टर के तौर पर। कई लोग ये कह रहे हैं ये मौकरी है मैंडेट का जो मिला है, और बीजेपी ने अपना होमवर्क नहीं किया था उनको उससे पहले। नहीं, ये मॉकरी ऑफ मैंडेट और होमवर्क नहीं करना तो एक बात है, ये तो हम तो शुरू से कह रहे हैं तमाम बैसाखियां हैं, अब बैसाखियां बवाल मचाएंगी। आपने कल सुना अजीत पवार जी को, आपने कल सुना प्रफुल्ल पटेल को, आप सुन रहे हैं अभी श्री गोपी को। अभी तो देखिए आगे आगे क्या होता है। अभी देखिएगा, जो एक मुद्दा प्रधानमंत्री ने निर्लज्जता से जिस पर झूठ बोला पूरे देश पर, टीडीपी उसके साथ मुस्तैदी से खड़ी है। क्या आज नरेंद्र मोदी की हिम्मत है कि वह चंद्रबाबू नायडू को बुलाकर कहे आप मुजरा क्यों कर रहे हैं? है हिम्मत नरेंद्र मोदी के अंदर यह कहने की? क्या विश्वसनीयता है ऐसे प्रधानमंत्री की? क्या नैतिकता है अपने पद पर बने रहने की? 63 सीटें आप हार गए, इस देश ने आपको नकार दिया। अब नाक रगड़ के आप एक तिहाई प्रधानमंत्री बनकर एक अल्पमत इसकी कोalition की सरकार चला रहे हैं। आपने जिस नीतीश के डीएनए पर सवाल उठाया था, आज आप उनके सामने नतमस्तक होके पड़े, तो आज पूछना पड़ेगा ना आपसे। आपका सांसद कहता जी मुझे बनना ही नहीं है, मैं बनना ही नहीं चाहता हूं, मैं तो पिक्चरों में काम करना चाहता हूं। ये इस देश के लोकतंत्र का मखौल है, और इसका सबक जनता अभी और आने वाले दिनों में सिखाएगी। अभी तो जनता ने खड़े होकर सिखाया है सबक, बस आपके अहंकार का अंत होगा, ये जनता ने मैसेज दे दिया है। समझने वाला समझेगा, जो ना समझे वो अनाड़ी है। लेकिन जो खींचतान है
वो तो अभी मंत्रालयों को लेकर, पोर्टफोलियो को लेकर, कैबिनेट या एमओएस को लेकर अभी देखिएगा क्या क्या होता है। जो व्यक्ति अपनी मनमर्जी से, जो व्यक्ति तुगलकी फरमानों से, जो तानाशाही से, जो मन में आया माय वे और द हाईवे की सरकार चलाता था, अब उसको सबक सिखाएंगे इनके घटक दल, सबक सिखाएगी इस देश की जनता, सबक सिखाएगा कोalition का धर्म। मोदी जी एक बात नहीं जानते हैं और वो एक बात नहीं कर सकते हैं, वो समन्वय नहीं बना सकते हैं क्योंकि वो लोगों की बात नहीं सुनते हैं। तो देखिएगा इसका क्या हश्र होगा। जी सुप्रिया जी, जो कल की घटना हुई जिस कश्मीर में, जिस पर आप भी सवाल उठा रही हैं, लेकिन ये आतंकी घटना है, लेकिन इसको एक वैसी घटना, सामान्य घटना बताने की कोशिश की गई और ऑफिशियली ट्वीट भी हुआ है पीएमओ से। तो क्या लगता है कि एक आतंकी घटना को छुपाने की कोशिश की गई है? क्योंकि कल मुझे नहीं पता, आपको पता है कि नहीं ये बात। अगस्त 2019 से, और मैं आपको बोलती हूं होमवर्क करिएगा, आप सब करिएगा, नरेंद्र मोदी का ट्विटर हैंडल खोलिए, पीएमओ का ट्विटर हैंडल खोलिए। अगस्त 2019 से आतंकी घटनाओं में हमारे जवान शहीद हुए, हमारे ऑफिसर शहीद हुए, पुलिस के लोग शहीद हुए, लेकिन नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि का एक शब्द तो छोड़ दीजिए, उन हमलों का संज्ञान तक नहीं लिया। अगस्त 2019 के बाद से यह पैटर्न है नरेंद्र मोदी का, और आज आतंकी हमले को ढकने की, तोपने की, उस पर लीपापोती की कोशिश बेकार है। आतंकी हमले के खिलाफ यह देश एकजुट होकर खड़ा है। आतंकियों को यह बात पूरी तरह से समझानी होगी कि आपकी हिंसा और आपकी नफरत के खिलाफ यह देश एकजुट है। ऐसी जरूरत कीजिएगा मत।